गली गली में गूंजे नारा महागुजरात, 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 गली गली में गूंजे नारा महागुजरात। और कहिए, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूं। रसिक भाई, ये आंदोलन की आवाज है। इन नारों की गूंज अभी बहुत दूर तलक जाएगी। सही कह रहे हैं आप। अरे नरेंद्र, आओ, आ जाओ। नमस्ते। बहुत होनहार बच्चे हैं। अरे रे, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे आप इसका? दोस्तों को दूंगा। आपको पता है बाहर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? अरे क्यों परेशान कर रहे हैं इसे? अभी अभी मुझसे नारा लगाना सीखा है। और एक दिन आप देखिएगा, ये लड़का बड़ा होके बहुत नाम कमाएगा। गली गली में गूंजे नारा महागुजरात लेके रहेंगे। कौन है ये? गूंजे नारा महागुजरात लेके। ये नरेंद्र नाम है इसका। गली गली में गूंजे नारा महागुजरात, गली गली में गूंजे नारा महागुजरात। अलग गुजरात के आंदोलन में मासूमियत से नारे लगाता ये बच्चा 50 साल बाद इसी सूबे का मुख्यमंत्री बना था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और 6 दशक बाद भारत भाग्य विधाता। आशंकाओं को तोड़कर, आलोचनाओं को मोड़कर, असंभव को चीरकर, अजेय को जीतकर। आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। लेकिन मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ और उसके जो सबक है उनसे सब पॉलिटिकल पार्टी, सब राजनीतिक नेता वो सबक सीखे, यही मैं चाहूंगा। क्योंकि वाकई इतनी बड़ी जीत जिसने 77 की जीत को भी पार कर दिया, क्योंकि 77 में सब दल इकट्ठे होकर के एक नई पार्टी में विलय किए थे, लेकिन ये जीत शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये कोई परी कथा नहीं, ये संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जिसमें विषमताओं से सींचकर, कठिनाइयों में तपकर एक ऐसा व्यक्तित्व उभरा जो एक प्रदेश नहीं, एक देश नहीं, पूरी दुनिया पर छा गया। नरेंद्र मोदी। गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से पर ऐतिहासिक शहर वडनगर में दामोदर दास मोदी अपनी पत्नी हीराबेन के साथ रहा करते थे। उनके 5 बेटे और 1 बेटी थी। नरेंद्र तीसरे पुत्र थे और सबसे तेजस्वी। वडनगर के मुख्य बाजार की इन्हीं संकरी गलियों में नरेंद्र मोदी का बचपन बीता है। हालांकि जो कभी उनका घर हुआ करता था, उसका मालिक अब बदल चुका है और नरेंद्र मोदी ने बचपन में ही ये जगह छोड़ दी थी। उसके बावजूद ये घर और ये जगह आकर्षण का केंद्र है। वडनगर स्टेशन पर पिता की चाय की दुकान थी। छोटे नरेंद्र केतली में चाय लिए मुसाफिरों को बेचा करते थे। अरे नरेंद्र बेटा, ये सब अभी बराबर है, पहले बाकड़ा साफ करे, लोगों को बैठना है। और सुन, काम जरा जल्दी जल्दी कर। ठीक है बाबूजी। हाँ। अरे ओ रवजी भाई, आइए। अरे यहाँ आओ साहब, आइए बैठिए। मैंने आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई है, पी के तो जाइए। आप कहते हो तो चाय पी लेते हैं,
वैसे भी आपकी चाय पूरे वडनगर में मशहूर है। भाई सब भगवान की कृपा है। अरे तुम्हारा बेटा नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी पुत्र है। देखना बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा ये। बाबूजी केटली में चाय निकाल दो, ट्रेन आने वाली है। बस बेटा ये निकाल दी है, ये ले जा। और सुन, ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी। हैं? ये ले। क्या? ये ले। बाबूजी भरोसा रखो। अरे सांभर नरेंद्र, यहाँ से करीबन 200 मीटर इनकी स्कूल है। यहाँ ये रेलवे स्टेशन में इनके पिताजी की कैंटीन चलती थी। तब वो स्कूल से जब छूटते थे, रिसेस होती थी, तब वहाँ से सीधे अपने पिताजी को चाय के धंधे में मदद करने के लिए यहाँ आते थे। स्टेशन से बिल्कुल सटा BNI स्कूल था। जो ही स्कूल की घंटी बजती, नरेंद्र भागकर कक्षा में आ जाया करते थे। मेघजी भाई ना एक आना, लवजी भाई ना एक आना, रणछोड़ भाई ना बे आना। अब अरे आ भी गए तू? हाँ बाबूजी, सब लोग ने बहुत तारीफ की, ये लो पैसे। हाँ लाला, सरस सरस। अरे जा नरेंद्र, ये ले अपना बस्ता और स्कूल जा, घंटी बज गई है। और सुन, अच्छे से पढ़ना। ठीक है बाबूजी, मैं अच्छे से पढ़ूंगा और आपका और माँ का नाम रोशन करूंगा। सरस सरस सरस, जा जा जल्दी। और सुन, दोपहर को इधर ही आना। ठीक है बाबू। आओ जे। नरेंद्र मोदी के स्कूल में न सिर्फ उन्हें एक मेधावी छात्र के तौर पर याद किया जाता है, बल्कि उनकी अभिनय के लिए भी, उनके आवाज के लिए भी और उनके अंदाज के लिए भी। नरेंद्र भाई एक होनहार लड़का था। मैं था बोलूंगा क्योंकि मुझे परमिशन दिया है कि गुरु आप सम्मान से नहीं बुलाना। मैं आपका विद्यार्थी हूँ। धोरण 10 में और 11 में मेरा संस्कृत और गुजराती सब्जेक्ट में स्टूडेंट था। होनहार लड़का था। सब लड़के पढ़ने में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाले थे और आ गए थे, कोई याद नहीं है, लेकिन नरेंद्र याद है। एक ऐसा बचपन जो गरीबी तंगहाली में गुजर रहा था। एक ऐसा बचपन जो अलग गुजरात के आंदोलन से प्रेरित हो रहा था। एक ऐसा बचपन जो आजाद भारत को डगमगाते कदम धरते देख रहा था। एक ऐसा बचपन जो देश सेवा के सपने संजो रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मोदी की जिंदगी में साधन की कमी जरूर थी, पर संस्कारों की कभी नहीं। बाकी बच्चों से कुछ ज्यादा नटखट थे, पर मां का कहना कभी नहीं टालते थे। माँ जल्दी आओ। माँ। क्या है बेटा? ये देखो मामा क्या लाया। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। मगरमच्छ का बच्चा? हाँ माँ, मैं तालाब से पकड़ के लाया। लेकिन बेटा ये मगरमच्छ का बच्चा है। सोचो, तुम्हें अगर कोई मुझसे दूर ले जाए तो मेरी क्या हालत होगी। बेटा इसकी माँ कितनी परेशान हो रही होगी। तू मेरा बहादुर बेटा है ना, तो वापस उसे वहीं छोड़कर आए जहां से लेकर आया था, तालाब में। फिर तो और बहादुर और अच्छा बेटा बनेगा मेरा। करेगा ना ये? ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। क्या बोलो છો? એનામાં કોઈ કૂડ કપટ નથી. એના માને બાપ નથી ગણતો
અને સમાજની પબ્લિક બેન સરખું જ ગણે છે, કોઈ भेदभाव नहीं। वो शक्ति है, वो कोई स्वार्थी नहीं है, वो सब सेवा करते हैं। तालाब में तैरने में नंबर 1 थे और एक दिन मगर के बच्चे को घर लाए थे घर पे, तो उन्होंने माता ने बोला कि तुम बच्चे को छोड़ के आओ, तुमको कोई उठा जाता तो हमको कैसा लगता, इसीलिए उन्होंने बच्चा वापस तालाब में रख दिया था। माँ आज भी मोदी की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके दिए संस्कार उनकी सबसे बड़ी पूंजी। जहां से भी प्यार मिलता है, जितना प्यार मिलता है, उसको सवाया गुण का करके वापस करना, ये मेरे संस्कार है। मोदी का बचपन धन से वंचित था, पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण। यही वजह थी कि चाहे वाद विवाद हो, अभिनय हो या नेतागिरी, सबसे आगे रहते थे मोदी। उसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, ऐसा सब लोग बोलते हैं। ये भाषण, प्रवचन, वक्तव्य देता है, वो अचानक नहीं हुआ, उसके ये बॉर्न ये है, जन्मजात ये लक्षण है उसका। बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता है और बहुत तेजस्वी है, बहुत ओजस्वी है और गुजरात की और देश की लिए क्या बहुत अच्छे से अच्छा हो सके उसकी एक भावना है। जिस वक्त मोदी स्कूल में पढ़ रहे थे, गुजरात में आरएसएस का विस्तार हो रहा था। महज 8 साल की उम्र में मोदी शाखा से जुड़ गए। 1958 में दीपावली के दिन लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। आरएसएस की शाखाएं लगती थी तो हम खेलने के लिए शाखा में जाते थे बचपन से। नरेंद्र भाई, मैं, मेरे दूसरे भाई भी जाते थे। ऐसे बचपन में हम शाखा से खेल कूद के नाते जुड़े हुए थे और आहिस्ते आहिस्ते उसमें अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर ली। संघ के विचारों ने मोदी के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। परिवार वालों ने 17 साल की उम्र में पड़ोस के गांव की जसोदा चिमन मोदी से उनका विवाह करा दिया। पर बड़े हो रहे मोदी की विचारधारा भी आकार ले रही थी। तुम वापस क्यों आ गई? जहाँ आप रहेंगे वही तो रहूंगी ना। देखो, मेरा खुद का ही कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ हूँ, पता नहीं कल कब कहाँ रहूँगा। आप जहाँ जाएंगे मैं पीछे पीछे आऊंगी। मुझे देश की सेवा करनी है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। देखो, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। अपने घर जाओ और पढ़ो लिखो, अपनी जिंदगी बनाओ। मेरे पीछे अपना जीवन बर्बाद मत करो। मोदी बहुत कुछ करना चाहते थे। ये बेचैनी ऐसी थी कि वो एक दिन वाकई घर छोड़कर निकल पड़े। 2 साल तक कोई नहीं जानता था कि मोदी कहां गए, कब लौटेंगे। ये मोदी का अज्ञातवास था। वो केदार के नीचे गरु चट्टी में उन्होंने साधना की है, ऐसा मैंने सुना है। वो गरु चट्टी भी मैंने देखी है। उनका जो अभी वहाँ के स्वामी है अभिराम जी करके, वो अभी नर्मदा किनारे उन्होंने आश्रम बनाया है। उनके साथ मेरे बात हुई थी तो उन्हें पता कहा नरेंद्र जी हमारे यहाँ आया करते थे, ऐसा मेरे को उन्होंने जो बताया था वो बात टैली हो गई।
घर वालों को भी मालूम था कि उनका नरेंद्र धुन का पक्का है। उन्हें आखिर कौन ढूंढ सकता था जब वो खुद अपनी तलाश में निकले थे। मोदी लौटे तो वडनगर नहीं गए, वो गए अहमदाबाद। शहर के बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान लगाई। शायद गुजर बसर की जो कला बचपन में जानी थी, उसी के सहारे जिंदगी गुजारना चाहते थे। पर नियति की नियत कुछ और थी। वाकई नरेंद्र भाई, चाय आप बहुत अच्छी बनाते हो। धन्यवाद साहब। सारी उम्र चाय ही बनाते रहोगे या कुछ और भी करोगे? मोदी के चाय के ठेले पर आरएसएस शाखा से लौटते स्वयं सेवक आते थे। कुछ सोचा है? सोचा तो है साहब। उनसे नरेंद्र मोदी की भी बातचीत होती थी। क्या करना चाहते हो? सच कहूँ तो साहब ये चाय वाय बहाना है साहब। मोदी के भीतर का स्वयं सेवक जाग गया। देश का हालचाल पता चल जाता है, देश प्रेम की भावना प्रबल होती है। और मोदी फिर आरएसएस में लौट आए। ये तय देश के लिए करना है। मोदी को एहसास हुआ कि वो संघ के लिए ही बने हैं। वो सुबह प्रचारकों के लिए चाय नाश्ता बनाते, फिर 8-9 कमरे की पूरी इमारत को साफ करते, झाड़ू पोछा लगाते। ये वो वक्त था जब गुजरात ही नहीं, पूरे देश में आरएसएस एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभर रहा था। अकाल के दौरान समाज सेवा की वजह से संघ की छवि बदल रही थी। इमरजेंसी के खिलाफ गुस्सा लोगों के दिलों में उबल रहा था। संघ में मोदी की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी, अहमियत भी और कद भी। उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर बुलाया गया, जहां से वो प्रचारक बनकर गुजरात लौटे और उन्हें एबीवीपी की गुजरात शाखा का प्रभार सौंप दिया गया। जो कॉलेज की लाइफ थी, वो पान के गल्ले पे अहमदाबाद में बैठते थे, कॉलेज में जब थे तब गुंडागिरी करने वाले को मारपीट करते थे, वो सभी मेरे को बताया था उन्होंने। दूसरे कई किस्से हैं। तो अब हमको लगे कि जैसे फिल्मों में फाइट होती है, ऐसी फाइट उन्होंने की है, ये मेरे को भी उन्होंने बताया। मोदी की जहनी तलाश, उनकी बेचैनी और उनके अंदर का ऐसा गुस्सा संघ के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था। लेकिन उनकी संगठनात्मक शक्ति, उनकी रणनीतियां, उनका प्रबंधन और एक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी निष्ठा का ही नतीजा था कि मोदी के बगैर गुजरात आरएसएस का कोई काम नहीं चलता था। किसी में अगर कोई नेतृत्व क्षमता होती है तो कई बार ऐसा लगता है कि उसके बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, जिसको लोग कई बार उसको आप कहते हैं गुस्सैल और ये कह लीजिए, लेकिन नहीं, वो होता है एग्रेसिव, मोर डिमांडिंग, जिसको आप कह लीजिए कि कई लोग होते हैं कि ज़्यादा मोर डिमांडिंग होते हैं, अनपॉपुलर होते हैं, लेकिन आगे उनको बढ़ने के लिए वही शायद वो चीज़ें जरूरी होती हैं। आरएसएस में तो वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, पर असली ताकत का मतलब था संघ की वैचारिक दुनिया से बीजेपी की वास्तविक राजनीति में कदम। 1987 में आरएसएस के संगठन सचिव के तौर पर मोदी की असली जिम्मेदारी गुजरात में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने की थी। उन 8 सालों में जड़ें जमी भी और बढ़ी भी। संगठन को एक विचारधारा के आधार पर खड़ा किया। उन्नीस 1990 का दशक केंद्रीय राजनीति में भी बीजेपी के लिए निर्णायक था। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद चरम पर था। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की तो सारथी बने नरेंद्र मोदी। और फिर जब उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा निकली तो पूरा जिम्मा नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। फिर तो बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता उन्हें जानने लगा। लेकिन उस दौर में पार्टी में न तो मोदी की भूमिका बड़ी थी और न ही वो सीधे तौर पर नजर आते थे।
एक पार्टी में कई तरह के कार्यकर्ता होते हैं, कुछ पद पर होते हैं संगठन में, तो उस समय मोदी रहे होंगे, लेकिन जैसा ये कहा कि लेकिन उस समय आडवाणी जी ही जाने जाते थे। आडवाणी जी के साथ उठने बैठने वालों में कौन लोग हैं, कौन संचालन कर रहे हैं, कौन संभाल रहे हैं, कौन आए, उससे क्या है कि एक अपने पार्टी के अंदर तो वो नोन हो जाते हैं, लेकिन आम जनता के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो मोदी के बारे में जो जिज्ञासा या जानकारी की बातें होती वो तब से ही शुरू होती है जब उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बीच गुजरात में बीजेपी विपक्ष में ही थी। शंकर सिंह वाघेला गुजरात के लोकप्रिय नेता थे और मोदी उनके रणनीतिकार की भूमिका में थे। केंद्रीय नेतृत्व मोदी को खास तवज्जो देता था, ऊपर से मोदी की अपनी ठसक। यही वजह थी कि गुजरात के कद्दावर नेताओं को मोदी बहुत रास नहीं आते थे। लेकिन पार्टी हित में सबको साथ काम करना था। वाघेला, केशुभाई और मोदी की मेहनत का ही नतीजा था कि बीजेपी विधानसभा में 11 से 67 और फिर 1995 में 121 तक पहुंच गई। बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन मनमुटाव की वजह से सियासी उठापटक कुछ ऐसी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य में डैमेज कंट्रोल के तहत मोदी को राष्ट्रीय सचिव बना दिल्ली भेज दिया। मोदी को वैसे तो सजा के तौर पर दिल्ली भेजा गया, पर उनको जमकर इसका फायदा मिला। मेरी अपनी राय यह है कि उनको संगठन की योजना में भेजा गया था। यह भी हो सकता है कि केशुभाई पटेल या जो राज्यों के बूढ़े नेता होते हैं उनको लगता है कि ये आदमी होनहार है, अगर यहाँ रहेगा तो शायद तंग करेगा, तो उस वजह से भी भेजा गया होगा। जो भी हो, लेकिन यहाँ दिल्ली आने के बाद उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई। दिल्ली में मोदी का अनुशासित कामकाज आला कमान पर प्रभाव छोड़ रहा था। मोदी पार्टी महासचिव बनाए गए। उस दौरान वो दिल्ली में 9 अशोक रोड के एक कमरे में रहा करते थे। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी दिल्ली में 9 अशोक रोड के इसी कमरे में रहा करते थे। अब इस कमरे का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है, एक मिनी दफ्तर में तब्दील हो चुका है ये। लेकिन जब नरेंद्र मोदी यहां पर रहते थे, उस वक्त यहां पर बस एक बिस्तर पड़ा होता था और बिल्कुल सादा था ये कमरा। मोदी गुजरात से गए तो इसका फायदा न तो उनके विरोधियों को मिला और न ही बीजेपी को। यहां तक कि स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी को करारी हार मिली। 2001 में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी दोनों हार गई। गुजरात में पार्टी का बेड़ा गर्क होते देख आला कमान को फिर से याद आए मोदी, और याद आया मोदी का मैनेजमेंट। मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूं। तो हंस पड़े, हमरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा। उनका अच्छा कितने बजे लौटोगे और स्मशान में क्यों हो। मैंने कहा ये माधवराव जी सिंधिया का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उनके साथ एक पत्रकार कैमरामैन है गोपाल, उसका भी स्वर्गवास हुआ है, तो मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में आया हूं, क्योंकि माधवराव सिंधिया के फ्यूनरल में तो सब जाएंगे, गोपाल में कौन जाएगा। शाम में उस गोपाल के फ्यूनरल में था, एक कोई और राजनेता तो ना नहीं, मैं था, वो 2-4 उसके बेचारे पत्रकार मित्र थे। तो मैं रात को अटल जी के यहाँ गया और फिर उसके बाद मेरे जिम्मे काम आ गया। 1 साल बाद चुनाव थे। फूट से भरी पार्टी को दोबारा खड़ा करना था और सरकार में लौटना भी था। ऊपर से 6 साल से मोदी गुजरात से दूर थे। पर असंभव को संभव करने की मोदी की फितरत पुरानी है। अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़कर मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। एक सूबे का अध्यक्ष कैसे बना एक देश की उम्मीद, देखेंगे इस ब्रेक के बाद।